मोदी सरकार के दूसरे टर्म में वो सारे चुनावी वादे पूरे हो चुके हैं जिसका अब तक जिक्र हुआ करता था। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में नारी शक्ति और राष्ट्रवाद से जुड़े अहम मुद्दों को चरणबद्ध तरीके से अमली जामा पहना दिया। अब विपक्ष बीजेपी की इसी नई रणनीति में पूरी तरह से उलझ चुका है, क्योंकि 3 तलाक मोदी राज में दंडनीय अपराध हो चुका है। इसके अलावा महिला आरक्षण बिल मोदी के दूसरे टर्म में कानून बन चुका है। जम्मू कश्मीर में 370 का वादा भी पूरा हो चुका है। पहले रामलला टेंट में थे, लेकिन मोदी के दूसरे टर्म में रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। और सबसे लेटेस्ट मोदी की गारंटी यानी कि CAA भी देश में लागू हो चुका है। मतलब बहुत साफ है कि नरेंद्र मोदी अपने 2 टर्म की गारंटी पूरी कर चुके हैं और अब तीसरे टर्म में एंट्री हो चुकी है। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। तीन तलाक से मुक्ति, धारा 370 का खात्मा, राम मंदिर का निर्माण। हमारे राम आ गए। श्री रामलला भगवान के और देश में CAA लागू करने की गारंटी पूरी हो चुकी है। तो अब मोदी की गारंटी 2024 में हैट्रिक की गारंटी दे रहा है। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कह दिया है, बीजेपी का तीसरा कार्यकाल नारी शक्ति के उत्कर्ष का नया अध्याय लिखेगा। मोदी के तीसरे कार्यकाल में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और 2024 से 2029 के कार्यकाल में हिंदुस्तान विश्व में अपनी अलग छाप छोड़ देगा। सफलताओं की ये श्रृंखला ही नारी शक्ति पर मेरे भरोसे को और ज्यादा मजबूत करती है। मैं देश की हर माता, बहन, बेटी को ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारा तीसरा कार्यकाल नारी शक्ति के उत्कर्ष का नया अध्याय लिखेगा। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और फिर 2 महीने बाद देश में CAA लागू कर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले हिंदुत्व के तरकश में एक और तीर सजा लिया है। पार्टी की पूरी रणनीति जाति गणना का सवाल खड़ा करने की कोशिश में जुटे विपक्ष को हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की पिच पर उतारने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार ने जो कहा वो किया। 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने CAA को अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था, यानी बीजेपी के मैनिफेस्टो को भी अब पूरा कर लिया गया है। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से जुड़े अहम मुद्दों को चरणबद्ध तरीके से अमली जामा पहनाया। सत्ता में आते ही पहले साल 2019 में 3 तलाक को दंडनीय अपराध बनाया। महिला आरक्षण बिल दोनों सदनों से पास करवा कर कानून बनाया। दशकों पुराने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण करवाया। अब हिंदुस्तान में नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया। दरअसल देश में एक बड़ा वर्ग हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से प्रभावित है। यही बीजेपी का परंपरागत और मजबूत मतदाता वर्ग है। चुनाव में उतरने से पहले बीजेपी चाहती है कि इस विचारधारा से जुड़े 22 से 25% मतदाता बीते 2 चुनाव की तरह ही इस चुनाव में भी मजबूती और पूरी आक्रामकता के साथ उससे जुड़े रहें। प्रधानमंत्री मोदी जी की विकसित भारत के जो संकल्प है, उस संकल्प की प्रतिपूर्ति होती है। और सचमुच ये हर भारतवासी का संकल्प बनना चाहिए कि हमारा देश विकसित भारत बने। हम सब, क्योंकि विकसित भारत का मतलब भारत के हर नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन करना है। हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी ऐसी माइनॉरिटीज के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जो इन 7 लगते पड़ोसी मुल्कों में है, अगर उनको उत्पीड़ित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, तो भारत में नागरिकता देने का कानून बनाया है। दुनिया भर में बड़ा मानवीय कार्य किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने किया है। यानी प्रधानमंत्री मोदी का पहला और दूसरा कार्यकाल सियासी पटल पर अटल हो चुका है। तो अब तीसरे कार्यकाल की बारी है, जिसकी पूरी तैयारी है और नारा भी 400 पार का दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
इधर नागरिकता संशोधन कानून के देश भर में लागू किए जाने के बाद कई विपक्षी दलों ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया है। ओवैसी ने भटकावे की राजनीति करने का आरोप लगाया तो कई मुस्लिम संगठनों ने कहा है कि ये विभाजनकारी कानून है। लेकिन सरकार विपक्ष के एक एक भ्रम से पर्दा उठा रही है ताकि सीएए के नाम पर भड़काऊ गैंग एक्टिव ना हो सके। दरअसल विपक्षी नेता सीएए को मुस्लिमों के खिलाफ बता रहे हैं तो सरकार का कहना है कि कानून मुस्लिम विरोधी नहीं है। ओवैसी का कहना है कि धर्म आधारित कानून का विरोध करेंगे तो वहीं सरकार कह रही है कि इसके जरिए पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलेगी। वही विपक्षी पार्टियां पूछ रही हैं कि आखिर चुनाव के वक्त सीएए क्यों लाया गया, तो अमित शाह ये कह रहे हैं कि जो कहा वो हमने करके दिखाया। यानी एक तरफ सीएए के खिलाफ सियासत हो रही है, दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाएं। सीएए विरोधी 2024 में भी 2019 वाला माहौल बनाना चाहते हैं। दिल्ली में कांग्रेस आप का विरोध हो रहा है तो बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि इससे किसी की नागरिकता गई तो वो चुप नहीं बैठेंगी। ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वो किसी भी हालत में बंगाल में सीएए लागू नहीं होने देंगी। हमने कहा था हम सीएए लाएंगे। आजादी के वक्त से कांग्रेस पार्टी और हमारे संविधान निर्माताओं का वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो शरणार्थी आएंगे, जो वहां की प्रताड़ना झेल कर आएंगे, उसको हम नागरिकता देंगे। मगर तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। कल से इस देश में आया हुआ हर एक शरणार्थी मेरे और आपके जितना ही अधिकारी है। सीएए विरोधी अब भी वही बातें कर रहे हैं जो 2019 में कही जा रही थी और मुसलमानों को डर दिखाया जा रहा था कि इस कानून के आने से उनकी नागरिकता छिन सकती है। तब अफवाह फैलाई गई थी कि सीएए कानून के जरिए मुस्लिमों की नागरिकता छीनी जाएगी, जबकि ये कानून नागरिकता छीनने को लेकर नहीं, नागरिकता देने के लिए है। हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी भड़काने में लगे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने तो सड़क पर उतरने की चेतावनी भी दे दी है। वहीं केरल ने भी ऐलान कर दिया है कि वो सीएए को लागू होने नहीं देंगे। ये धर्म के नाम पे डिस्क्रिमिनेट करना इंसानों को, ये आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसा कानून बना है। हमें कानून में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ दिक्कत इस बात में है कि धर्म के आधार पे इंसानों को मत बांटो। जिनको अपमानित किया गया था उनको सम्मान देने का कानून है, लेकिन विपक्ष के लोग इसको राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं, इसको इलेक्शन से जोड़कर देख रहे हैं। आपके तो एक ही चश्मा चढ़ा हुआ है, आपको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। हमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से देश को आगे ले जाना है, विकसित भारत बनाना है। मोदी विरोधियों का यह दावा है कि इस कानून से खास तौर से मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि ये कानून प्रताड़ित गैर मुस्लिमों को फायदा पहुंचाने के लिए है। तीसरा विरोध इस बात को लेकर था कि इस कानून के जरिए मुस्लिमों को भारत की नागरिकता क्यों नहीं दी जा रही है, जबकि सच ये है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में मुस्लिम धार्मिक तौर पर प्रताड़ित नहीं है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और केरल के सीएम पी विजयन का दावा है कि वो अपने राज्य में इसे लागू नहीं करेंगे, लेकिन संविधान विशेषज्ञों के मुताबिक नागरिकता पर कानून बनाना संघ सूची में आता है और इस मामले में केंद्र कानून बना लेता है तो उसे राज्य को मानना ही होगा। केंद्र की सूची में आने वाले विषयों पर राज्य सरकारों को फैसले लेने का अधिकार नहीं है। एक तरफ नागरिकता कानून के समर्थन में आवाज बुलंद हो रही है तो धार्मिक प्रताड़ना के शिकार सैकड़ों हजारों लोग जो मोदी सरकार के इस फैसले को ऐतिहासिक बता रहे हैं, वो विपक्षी दलों के एजेंडे में फिट नहीं बैठते हैं, इसलिए विरोध के नए तरीके इजाद हो रहे हैं। विपक्ष के फर्जी आंदोलन की नकाब न उतरे, इसलिए धीरे धीरे इसके खिलाफ माहौल तैयार हो रहा है। लेकिन सरकार ने भी ठाना है कि इस बार 2019 जैसे दंगे फैलाने और भ्रम फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले को मायावती ने बड़ा झटका दिया। कन्नौज में बीएसपी प्रत्याशी के ऐलान से अब यहां का मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है, क्योंकि अकील अहमद पहले सपा में थे और हाल ही में बीएसपी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की थी, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने यहां से सांसद सुब्रत पाठक को प्रत्याशी बनाया है। सपा से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की संभावनाएं पहले से ही जताई जा रही हैं और अब यह संभावना और प्रबल हो गई है। ऐसे में कन्नौज लोकसभा सीट को जीतने के लिए जातिगत आंकड़े पार्टियों के लिए काफी अहम होने जा रहे हैं। अनुमानित आंकड़ों की बात की जाए तो कन्नौज लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा ब्राह्मण वोटर हैं, जिनकी संख्या लगभग 2.25 लाख है। दूसरे नंबर पर यादव जाति से लगभग 2,70,000 वोटर आते हैं। दलित जाति के करीब 2 लाख वोटर यहां पर हैं। ठाकुर और लोधी मिलाकर लगभग 4 लाख की संख्या है। वहीं अगर लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम वोटर्स की बात की जाए तो इनकी संख्या लगभग 2 लाख है। ऐसे में मायावती का मुस्लिम दांव अखिलेश के लिए तनावपूर्ण बन चुका है। आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट और वीवीआईपी सीट, जहां अखिलेश यादव का दबदबा है, जहां बीजेपी के सुब्रत पाठक का बोलबाला है, उस सीट पर मायावती ने प्रत्याशी के ऐलान से त्रिकोणीय घमासान छेड़ दिया है। मायावती ने मुस्लिम यादव को साधने के लिए उस चेहरे पर दांव चला है जो अखिलेश के कोर वोटर को साथ लाने के लिए काफी है। कन्नौज में बीएसपी से अकील अहमद प्रत्याशी घोषित हुए हैं। अकील अहमद पहले समाजवादी पार्टी में थे। बीजेपी से कन्नौज में सुब्रत पाठक प्रत्याशी हैं। एसपी से अखिलेश यादव कन्नौज से प्रत्याशी संभव है। यानी बीएसपी ने गढ़ में अखिलेश यादव को घेरने की तैयारी कर ली। बसपा ने सबसे पहले कन्नौज, जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहां से अकील अहमद पट्टा को अपना उम्मीदवार बनाया। अकील अहमद पट्टा पहले समाजवादी पार्टी के नेता थे और बीते दिनों सपा छोड़कर बसपा ज्वाइन कर चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए ये एक बड़ी चुनौती हो सकती है। दरअसल अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत दे चुके हैं। अखिलेश ने पार्टी के करीबियों और सक्रिय नेताओं से खुद के उतरने की बात करके तैयारियों के निर्देश दिए हैं, क्योंकि कन्नौज सीट पर 1998 से लेकर 2019 तक एसपी का कब्जा रहा। कन्नौज एसपी की पारिवारिक सीट मानी जाती है। अखिलेश और डिंपल ने सियासी पारी की शुरुआत कन्नौज से की थी, लेकिन 2019 में कन्नौज सीट पर बीजेपी से सुब्रत पाठक जीते। यानी मोदी लहर में एसपी का कन्नौज से पैर उखड़ना शुरू हुआ और उन्हें चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ा। बीजेपी ने कन्नौज से एक बार फिर से सुब्रत पाठक को प्रत्याशी बनाया है, तो उधर मायावती के एक दांव से कन्नौज की लड़ाई त्रिकोणीय हो गई और अखिलेश के पीडीए को भी बड़ा झटका लगा है। अब जनता समझ चुकी है कि कैसे बसपा के नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है और विपक्ष के नेताओं की सुरक्षा घटाई जा रही है, और कैसे उन लोकसभा क्षेत्रों में मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा जा रहा है जहां से विपक्ष के नेताओं को राजनीतिक नुकसान हो सके, जहां से मुस्लिम प्रत्याशी वोट काट सके और भाजपा जीत सके। जनता भाजपा और बसपा की इस खेल को समझ चुकी है। लोकसभा चुनाव में मायावती अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन हो। ऐसे में बसपा का मतवाला हाथी अकेले ही सपा की हवा निकालने का काम कर रहा है, जिसकी तस्वीर तब साफ हुई जब मायावती ने कई सीट्स पर मुस्लिम प्रत्याशियों का ऐलान किया। यानी जानकारों की माने तो मायावती सीधे तौर पर अखिलेश यादव के पीडीए को नुकसान पहुंचाने जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के कार्यकर्ता ने पुलिस पर अभद्रता के आरोप लगाए। दरअसल कुछ दिन पहले राजभर ने पीला गमछा पहनकर थाने जाने के लिए कहा था और राजभर की बात मानकर फर्रुखाबाद में कार्यकर्ता ने ऐसा ही काम किया, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। अब इस घटना के बाद राजभर पीला गमछा लगाने वाले कार्यकर्ता को पहचानने से भी इनकार कर चुके हैं। चलिए इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये है पावर। अब जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। दरोगा जी के पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेजे ले होगा कि नहीं। बोलिए, है पावर। मंत्री बनने के बाद थानेदार, एसपी, डीएम और डीजीपी की हैसियत बताने वाले, पीले गमछे को संसद का पास समझने वाले और खुद को गब्बर सिंह बताने वाले राजभर एक बार फिर विवादों में है।
एक बार फिर अपने ही बयानों में घिर चुके हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं को पुलिस से पंगा लेने की नसीहत महंगा पड़ चुका है। मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ, सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो, 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। हमारी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, विधानसभा अध्यक्ष संतराम कश्यप, इनको जो है पुलिस के द्वारा बुला करके अभद्रता की गई। पार्टी का एक अंगोछा है जो हमारा पार्टी का मान सम्मान है, इसको जो है इन्होंने छीना गया उनके हाथ से और गले से उतारा गया, जो मोबाइल छीना गया। दूसरी चीज़ ये कि अभद्रता की गाली गलौज किया गया। गाली गलौज करने का कारण क्या था? अगर कोई बात अगर बनती है तो उनको बैठाल के आराम से बात की जा सकती थी। अभद्रता करने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस थाने पे गमछा उतरवा दिया गया था, वहाँ पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसी कोई मुझे जानकारी नहीं। आपके जिला अध्यक्ष का बयान है। अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं। फर्रुखाबाद में कौन जिला अध्यक्ष है मुझे ये भी नहीं है। खैर, राजभर जब भी जो भी बोलते हैं उससे विवाद जरूर गहराता है, लेकिन इस बार तो वो अपने बड़बोले बयान के बाद बैकफुट पर आ चुके हैं। वो भी तब जब 5 दिन पहले उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली और 5 दिन बाद उनके कार्यकर्ताओं को पावर की पहचान करवाने पर थाने से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब ब्रेक पर जाने से पहले एक जरूरी बात। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर कल शाम 6 बजे से लगातार लोकसभा चुनाव पर मेगा ओपिनियन पोल दिखाएंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए न्यूज़ 18 लेकर आ रहा है 21 राज्यों के 518 लोकसभा सीटों का सबसे विश्वसनीय सर्वे। यूपी की 80 और उत्तराखंड की 5 सीटों पर जनता किसको वोट देने वाली है? पश्चिमी यूपी में जयंत को बीजेपी से कितना फायदा मिलने वाला है? क्या पूर्वांचल में बीजेपी फिर इतिहास दोहराएगी? और बुंदेलखंड में कौन जीतेगा बाजी? इन सभी सवालों को जानने के लिए न्यूज़ 18 पर कल शाम 6 बजे से देखिए मेगा ओपिनियन पोल। और रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए।